हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट। पूरे पैरामीटर देखेंगे, किन कंडीशन में कौन का लेवल बढ़ जाता है ये भी हम समझेंगे, और हाई लेवल के क्या रिस्क है, लो लेवल के पूरी रिपोर्ट आपको मैं A to Z हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में समझा दूंगा। देखिएगा, इसमें कुछ पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, एल्कलाइन फॉस्फेट, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। इन सारे पैरामीटर्स के बारे में समझेंगे। किडनी KFT को RFT के नाम से भी जानते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट। ज़्यादातर रीनल फंक्शन टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, RFT वर्ड को भी, बट KFT वर्ड भी समान रूप से इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आइए KFT में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। दिस इज टेस्ट रिक्वायर पेशेंट सीरम टू डोन, यानी कि इस टेस्ट को करने के लिए मरीज की सीरम की आवश्यकता होती है। हमारे ब्लड के दो भाग होंगे अगर आपने पढ़े होंगे, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है सीरम। तो सीरम से ये परफॉर्म करते हैं। सैंपल शुड बी कलेक्ट ओनली इन मॉर्निंग, नमूने को केवल सुबह लिया जाता है। जो सैंपल है केवल पेशेंट का फास्टिंग सैंपल अच्छा होता है, सुबह के समय कलेक्ट करना चाहिए, उससे प्रॉपर रिपोर्ट आती है। नेक्स्ट है इन इमरजेंसी दिस टेस्ट कैन बी डन एनी टाइम। कभी इमरजेंसी फंस गई हो, OT प्लान करना हो, तो कभी भी हम इसे कर सकते हैं, बट बेस्ट होता है मॉर्निंग का सैंपल, खाली पेट जो होता है वो। अब आता है टाइप ऑफ टेस्ट। इसमें हम लोग क्या क्या टेस्ट डन करते हैं। यूरिया आता है आपके रिपोर्ट में, क्रेटिनिन आता है, यूरिक एसिड आता है, कैल्शियम आता है, फॉस्फोरस आता है, पोटेशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम। इन सारे टेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। देखिएगा रिपोर्ट में सबसे पहले आपके ऊपर ही ऊपर अगर आप देखोगे तो यूरिया टेस्ट दिया है, जिसमें एक पेशेंट की रिपोर्ट ली गई है, 15 आया है। इसकी जो यूनिट होती है mg पर डेसीलीटर में आती है। ठीक है, तो यूरिया टेस्ट सबसे पहले समझेंगे। यूरिया क्या होता है तब हमको समझ में आएगा यूरिया क्या होता है। यूरिया टेस्ट, यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, इट इज पास आउट बाय यूरिन आउटसाइड ऑफ बॉडी। देखिएगा, आप जब तक शब्दों के मतलब आप नहीं समझोगे ना, तब तक आप रिपोर्ट समझ सकते हो। एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी ही नहीं। तो पहले आप वैल्यू देखने से पहले उसके बारे में समझो वो क्या है। तो यूरिया क्या है? यूरिया प्रोटीन का विघटित भाग होता है, जो कि शरीर से बाहर यूरिया के द्वारा निकाल दिया जाता है। प्रोटीन है, जब भी हम कुछ प्रोटीन खाते हैं हमारी बॉडी में टूटकर यूरिया बन जाता है। वो पूरी बहुत डिफरेंट प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म की, वो पूरी डिस्कस नहीं करनी है, बट इतना समझ लो कि यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर में कोई काम का नहीं है। इसको किडनी के थ्रू फिल्टर करके बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब इससे क्या पता लगेगा किडनी काम नहीं करेगी तो यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। फर्स्टली प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू इंटेस्टाइन एंड इट फॉर्म अमोनिया, यानी कि सर्वप्रथम प्रोटीन आंतों के अंदर टूटता है और अमोनिया में बन जाए। कोई भी प्रोटीन खाया, प्रोटीन गया पेट में, अमाशय में, फिर इंटेस्टाइन में जब प्रोटीन टूटता है तो वो अमोनिया में बदल जाता है। दिस अमोनिया इंटर इन ब्लड सर्कुलेशन एंड गो टू द लीवर एंड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इनटू यूरिया। अब जो ये अमोनिया कहाँ बनी है? अमोनिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बनी है। इंटेस्टाइन से वो कहाँ चली जाएगी? ब्लड सर्कुलेशन में जाके, ये लिक्विड मॉलिक्यूल होता है अमोनिया का, ठीक है, लिक्विड, तो वो चली जाती है हमारी लीवर के पास। जब लीवर में वो जाएगी, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से क्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके यूरिया में बदल जाती है, और वो यूरिया फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किडनी के पास जाता है, वहाँ से सर्कुलेट होकर बॉडी से बाहर निकल। यही लिखा है, अमोनिया रक्त परिवहन के द्वारा लीवर के पास चली जाती है और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके यूरिया में बदल जाती है और बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। नॉर्मल रेंज की बात करूं, यूरिया की सामान्य मात्रा बच्चों के अंदर 7 से 20 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए, एडल्ट वुमेन के अंदर 6 से 12 और एडल्ट मेन के अंदर 8 से 24 mg पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए यूरिया की वैल्यू। इससे ना कम ना ज़्यादा, ये यूरिया की वैल्यू आपकी आती है नॉर्मल रेंज में। इंक्रीज, अब जब मान लीजिए आपकी बॉडी में पेशेंट की रिपोर्ट में यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? तो व्हेन इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिया इन सीरम इट इज नोन एज एजोटीमिया। एक वर्ड याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, एजोटीमिया। एजोटीमिया का मतलब होता है जब भी आपके शरीर में यूरिया बढ़ेगा, उस शब्द को एजोटीमिया के नाम से संबोधित किया जाएगा। ठीक है, जब सीरम में यूरिया बढ़ता है एजोटीमिया। एजोटीमिया आर 3 टाइप। एजोटीमिया भी 3 प्रकार के होते हैं।
देखिएगा मैं बता रहा हूँ, यूरिया बढ़ेगा तो कौन सी बीमारी है, एजोटीमिया नामक बीमारी है ना, प्री रीनल एजोटीमिया, रीनल एजोटीमिया और पोस्ट रीनल एजोटीमिया, 3 प्रकार के होते हैं। प्री रीनल का मतलब है रीनल मतलब किडनी के पहले कोई प्रॉब्लम है, रीनल एजोटीमिया मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम है, पोस्ट रीनल मतलब जो किडनी के बाद आने वाले यूरेटर वगैरह आता है, ब्लैडर आता है, उनमें कोई प्रॉब्लम है, उनमें कोई रुकावट है या कुछ भी इशू है, उसकी वजह से आपको यूरिया का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो एजोटीमिया कंडीशन होती है, एक प्रॉब्लम होती है जब आपके शरीर में यूरिया बढ़ता है। आगे बढ़ता हूँ। किडनी फंक्शन टेस्ट में हमने यूरिया समझा, अब देखते हैं क्रेटिनिन क्या होता है। पहले पैरामीटर में यूरिया, अब क्रेटिनिन क्या होता है गाइस। क्रेटिनिन इज अ केमिकल वेस्ट मोलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द मसल्स मेटाबॉलिज्म। अब क्या होता है, क्रेटिनम एक केमिकल अपशिष्ट पदार्थ होता है जो कि मांसपेशियों के विघटन के दौरान उत्पन्न होता है। जब भी हमारी बॉडी में हमारी मांसपेशियां टूटेगी तो मांसपेशियों के टूटने के कारण आपका क्रेटिनिन बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, मांसपेशियों के विघटन के समय काम आता है वो। क्रेटिनिन इज अ प्रोड्यूस बाय द क्रेटिनिन, जो क्रेटिनाइन है वो प्रोड्यूस होता है क्रेटिनिन के थ्रू। क्रेटिनिन एक प्रोटीन है और वो बनाता है क्रेटिनाइन। क्रेटिनिन और क्रेटिन दोनों चीज अलग अलग है ना। दिस क्रेटिन इज मोलिक्यूल दैट इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ मसल, यानी कि आपकी जो मांसपेशियां है मसल से, उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न करवाने के लिए, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपका क्रेटिनिन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ बॉडी क्रेटिन इज कन्वर्ट इनटू क्रेटिनिन एवरी डे, यानी कि जो नॉर्मली जो होता है हमारे शरीर में लगभग 2%, कितना परसेंट, 2% क्रेटिनिन डेली बनता है हमारी नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, दिस क्रेटिन ट्रांसफर थ्रू ब्लड सर्कुलेशन एंड सेंड टू द किडनी एंड किडनी फिल्टर एंड इट रिमूव बाय यूरिन आउटसाइड ऑफ बॉडी, यानी कि ये क्रेटिनिन क्या करता है, इस लाइन में पढ़िएगा हिंदी में, क्रेटिन रक्त परिवहन के द्वारा किडनी तक भेज दिया जाता है और किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। लास्ट लाइन है, क्रेटिन लेवल इज इन सीरम व्हेन किडनी डज नॉट फंक्शन प्रोड्यूस प्रॉपरली, यानी कि जब आपकी बॉडी में किडनी ढंग से काम नहीं करेगी, फंक्शनिंग नहीं करेगी, प्रॉपर ब्लड को फिल्टर नहीं करेगी तो क्रेटिन। अब देखो क्रेटिन अगर शॉर्ट 2 लाइन में बताऊं तो क्रेटिनिन क्या है, एक प्रोडक्ट होता है, एक कंपोनेंट, एक प्रोटीन है हमारी बॉडी में जिसे क्रेटिन कहते हैं। ये क्रेटिन जरूरी होता है हमारी मांसपेशियों को काम करने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करवाने के लिए। जब वो ऊर्जा में शामिल होकर फिर वो टूट जाता है तो वो क्रेटिनाइन बन जाता है, और क्रेटिनाइन एक केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो किडनी करती है। अगर किडनी ही ठीक से काम नहीं करेगी तो आपके बॉडी में क्रेटिन लेवल बढ़ जाएगा। क्रेटिन लेवल जब बढ़ेगा तब आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। कॉज, कारण क्या हो सकता है क्रेटिनिन कब बढ़ सकता है, हाई कोई ब्लड प्रेशर किसी का हाई रहता हो तब हो सकता है, डायबिटीज में हो सकता है, कोई दवाइयों के साइड इफेक्ट हो गए हो, मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो गए पेशेंट को, किडनी इन्फेक्शन हो गया, किडनी में कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा तब क्रेटिनिन का लेवल बढ़ सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब यूटीआई होता है तब भी आपका जो क्रेटिनिन का लेवल हाई आ सकता है। ये कुछ कॉमन कॉजेस है, इनके अलावा और भी कुछ रीज़न होते हैं। सिम्टम्स की बात करें, अब आपको कैसे पता लगेगा मरीज के अंदर क्रेटिनिन बढ़ा है। अब देखो कोई पेशेंट आया, आप उसको कैसे बोलोगे जाओ क्रेटिनिन का टेस्ट या केएफटी करवाओ, आपको पहले पेशेंट को तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अगर पेशेंट को पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, वीकनेस होती है, बॉडी में सूजन रहती है, चाहे पैरों में सूजन हो, चाहे बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग आ रही हो, आंखों में अगर सूजन हो, नोजिया, वोमिटिंग, जी घबराता हो, उल्टी होती हो, लोअर बैक पेन, पीठ के पीछे दर्द भी होता हो नीचे, और हाई ब्लड प्रेशर रहता हो और यूरिन का कलर भी बदला हुआ है, आप पहले पेशेंट को ये सारे सिम्टम पूछना, भैया पानी की प्यास लगती है, पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है क्या, उसके बाद कमजोरी हो रही है क्या। तो ये सारे सिम्टम आपको मैच करने पड़ेंगे पेशेंट की प्रोफाइल के साथ। अगर इनमें 4-5 सिम्टम मैच होते हैं तो केएफटी पेशेंट का करवा लेना चाहिए। अभी समझा हमने यूरिया क्या होता है, क्रेटिनिन क्या होता है, अब देखते हैं यूरिक एसिड क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें यूरिक एसिड, जो क्रेटिनिन की वैल्यू 1.5 आई थी, यानी कि हाई आई थी थोड़ी सी, बट यूरिक एसिड का क्या है समझिएगा। यूरिक एसिड इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन्स। देखिएगा यूरिक एसिड भी हमारे शरीर में क्रेटिनिन हुआ, यूरिया हुआ,
प्यूरिक एसिड हुआ, ये हमारे शरीर में कोई काम का नहीं है, इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब निकालती है किडनी, और जब हमारी किडनी काम नहीं करेगी तब ये सब का लेवल बढ़ सकता है। यूरिक एसिड इज अ मेटाबॉलिक, मतलब एक विघटित भाग होता है प्यूरिन्स का। प्यूरिन्स एक कंपोनेंट है। यूरिक एसिड फॉर्म आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन एक कंपोनेंट है जिसके टूटने से आपका यूरिक एसिड बनता है। प्यूरिन क्या है? प्यूरिन इज एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड, यानी कि प्यूरिन्स बहुत सारे, हम जो खाना खाते हैं ना उनके बहुत सारे कंपोनेंट में प्यूरिन्स हो सकता है। जब जब प्यूरिन्स की मात्रा बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यूरिक एसिड डिसॉल्व इन ब्लड एंड फिल्टर बाय किडनी और एंटर बाय यूरिन, एक्सक्रीट बाय यूरिन। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमने प्यूरिन्स खाया, प्यूरिन्स टूटा, यूरिक एसिड बना, वो यूरिक एसिड हमारे किडनी के पास फिल्टर हो जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा नॉर्मली। पर जब किडनी ही काम नहीं करेगी और किडनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं करेगी तो वो कैसे बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर उसका हाई लेवल होगा। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड कॉज गॉट डिसीज। गॉट यानी कि गठिया नामक बीमारी होती है, याद रखना गठिया एक बीमारी होती है सॉरी, गठिया एक बीमारी होती है जो यूरिक एसिड के बढ़ने पे होती है, ठीक है। गॉट इज अ डिसीज इन विच यूरिक एसिड डिपॉजिट इन जॉइंट। अब इस बीमारी में होता क्या, यूरिक एसिड बढ़ने पे आपके जो जोड़ है, हाथों के जोड़, पैरों के जोड़ में ऐसे यूरिक एसिड एक क्रिस्टल जैसा होता है, ऐसे मतलब जैसे ना सुई जैसा चुभता है, वो जमने लगता है जोड़ों में, और जमेगा तो हमारी बॉडी में जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, ये सारी दिक्कतें होगी। इन दिस डिसीज पेशेंट है सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है जोड़ों में। नॉर्मल रेंज एडल्ट मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर 4 से 8 mg पर डेसीलीटर, फीमेल के अंदर 2 से 7 mg पर डेसीलीटर, और बच्चों के अंदर 2 से 5 mg पर डेसीलीटर तक नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। बाकी लेबोरेटरी डिफर करता है, ठीक है। यूरिक एसिड का 5.5 आया है यहाँ पे लेवल, ठीक है। तो आप इस ध्यान रखिएगा, यूरिक एसिड ये चीज़ होती है। अब देखो नेक्स्ट इसमें कैल्शियम क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में। कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बॉडी इन लार्ज अमाउंट एज कंपेयर अदर मिनरल्स। एक प्रकार का मिनरल्स है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और दूसरे मिनरल की तुलना में कैल्शियम सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में है, क्योंकि बहुत सारी पूरी हड्डियों में ही कैल्शियम है हमारी में। कैल्शियम मेनली प्रेजेंट इन टीथ एंड बोन, दांतों और हड्डियों में उपस्थित होता है और कुछ मात्रा में हमारे ब्लड में भी उपस्थित होता है। कैल्शियम ऑल्सो प्रेजेंट स्मॉल कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड, हमारे बॉडी फ्लूइड में भी उपस्थित होता है, ब्लड में, CSF में, सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम इज प्रेजेंट इन 3 फॉर्म, 3 रूपों में कैल्शियम हमारे अंदर होता है, ठीक है। KFT करवाते हैं उसमें कैल्शियम की वैल्यू तो आ जाती है, पर कैल्शियम क्या है वो ही नहीं पता है तो क्या मतलब है। तो कैल्शियम 3 रूपों में हमारे शरीर में होता है। कौन कौन से में? आयोनाइज्ड कैल्शियम लगभग 45% होता है, और प्रोटीन बाउंड कैल्शियम 45% होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 10% होता है। क्या होता है तीनों? आयोनाइज्ड कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज कोआगुलेशन ऑफ ब्लड एंड हेल्प टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, यानी कि जो आयोनाइज्ड जो कैल्शियम है, आयोनाइज्ड कैल्शियम शरीर के तरल में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, जैसे कि रक्त जमने की प्रक्रिया में मदद करना एवं मांसपेशियों के संकुचन। हम जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मैं हाथों को हिला पा रहा हूँ, मैं बॉडी मूव कर पा रहा हूँ, क्यों कर पा रहा हूँ? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि मांसपेशियां जब वर्किंग करती है तब कैल्शियम की उसे नीड होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। हमारी हार्ट मसल्स के भी लिए भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम रिक्वायर होता है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रक्त का थक्का जमाना, अब हमें चोट लग गई और अगर कैल्शियम कम रहेगा तो ब्लड निकलता ही रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं, तब कैल्शियम में ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। When increase the level of calcium in blood, it is called hypercalcemia। जब भी आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो हाइपरकैल्शियमिया कहोगे। When decrease the level of calcium in blood, it is called hypocalcemia। हाइपरकैल्शियमिया, हाइपोकैल्शियमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। नॉर्मल रेंज 9 से 10 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। एक आध पॉइंट का अंतर आ सकता है अलग अलग लेबोरेटरी में, क्योंकि वो फिर उस
कौन से टेस्ट से परफॉर्म कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अब हमने समझा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, कैल्शियम। अब आते हैं कुछ अदर कंपोनेंट पे। फॉस्फोरस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको केएफटी रिपोर्ट में देखना होता है। फॉस्फोरस इज अ कंपोनेंट ऑफ बोन, टीथ, डीएनए एंड आरएनए, यानी कि फॉस्फोरस हमारी हड्डियों, दांत, डीएनए, आरएनए में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल स्ट्रक्चर। कहाँ कहाँ होता है फॉस्फोरस? जो फॉस्फोलिपिड के रूप में उपस्थित होता है और यह कोशिका की संरचना में भी पाया जाता है। हमारी कोशिका की जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें भी फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट होता है। आवर बॉडी यूज फॉस्फोरस विद कैल्शियम एंड विटामिन डी टू बिकम स्ट्रॉन्ग बोन, यानी कि फॉस्फोरस क्या करता है? हड्डियों के मजबूत बनाने के लिए हमारे शरीर में विटामिन डी तथा कैल्शियम के साथ मिलकर इस्तेमाल। अब जो हमारी हड्डियां बनती है ना, तो विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस आपस में मिलकर हमारी हड्डियों का निर्माण करते हैं। नॉर्मल रेंज की बात करूं 2 से 5 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। हाई लेवल मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है अधिक मात्रा होने पर इसकी। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। ये पूरा केएफटी रिपोर्ट है, इतना पैरामीटर देखना, डिटेल से आपको पढ़ना है। हमारी एप्लीकेशन है, केवल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, इसके अलावा हम कहीं भी नहीं है। ये है हमारा कोर्स जो कि डिस्क्रिप्शन, केवल और केवल डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा। मेडिकल बुक किताब देते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, और ओनली हमारे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स की लिंक या फिर प्ले स्टोर की इस एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। ये कोर्स है पूरा 950 प्राइस है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इस तरह का हम लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं। यहाँ पे बेसिक हॉस्पिटल प्रैक्टिशनर आपको लिखा हुआ आता है, और ये इसमें वीडियो लेक्चर, नोट्स, पूरा मेडिसिन, ट्रीटमेंट, डिसीज, हॉस्पिटल नॉलेज सब कुछ मिल जाएगा। केवल और केवल डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। हम इसके अलावा दूसरी कहीं भी जगह पर नहीं है, ना ही आपको और दूसरी जगह से कोर्स मिलेंगे। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स की लिंक यूज करना, या यह एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।